वेलकम टू सीजी शिक्षा मेड इन सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 12 चैप्टर में हम लोग बेसिक वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने वृत्त क्या है, वृत्त के बारे में जान गए थे। वृत्त का त्रिज्याखंड क्या है इसको देख लिए थे। वृत्त का स्पर्श रेखा क्या होती है इसको जान लिए थे। वृत्त क्या है इसको जान लिए थे। वृत्त के व्यास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिए थे। वृत्त के अंतर्गत में हम सम्मिलित रूप से त्रिभुज के बारे में भी पढ़ चुके थे। त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, त्रिभुज का भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है और कोण के आधार पे कितने प्रकार का होता है। उसके बाद चतुर्भुज को हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग जो उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, उस प्रमेय को थ्योरम को सॉल्व करने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं और बेसिक थ्योरम क्या होते हैं, उस थ्योरम को देखेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को हम लोग देख लेते हैं, जो कि भुजा के आधार पे होते हैं। यहाँ पर उस चीज़ को हम लोग बेसिक रूप से देख लेते हैं। देखिए, तो पहला आपका जो रूल होता है वो पहला एक सर्वांग समता नियम होता है। उस सर्वांग समता नियम के आधार पर हम लोग जान लेते हैं भाई। तो सर्वांग समता नियम के आधार पर जब हम लोग जानते हैं तो उस सर्वांग समता नियम के आधार पे क्या क्या होता है उस चीज़ को यहाँ से हम लोग जानते हैं सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से हम लोग उस चीज़ को यहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो सर्वांग समता नियम से क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज होता है भाई, जो दूसरे त्रिभुज से इस प्रकार समरूपता दिखाता है कि वह उसके कोण का कोण के साथ और भुजा का भुजा के साथ और लेंथ का लेंथ के साथ, वृत्त का वृत्त के साथ, हाइट का हाइट के साथ जैसे का रहता है, तो दोनों में कंपेरिजन करते हैं तो वो आप लोगों को सर्वसमता के आधार पे आता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, माना कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, माना कि कोई त्रिभुज है यहाँ पर ए बी और सी। एक और त्रिभुज है आपका पी और क्यू और आर से। ठीक है, दूसरे त्रिभुज, माना कि कोई एक त्रिभुज है जो अपने दूसरे त्रिभुज के अन्य भुजाओं के माप के क्या हो, बराबर हो। मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो ए बी की माप वो आपकी पी क्यू की बराबर होगी, ए बी की माप आपकी पी क्यू की बराबर होगी और बी सी की माप आपकी पी क्यू आर की बराबर होगी और AC की माप आपकी PR की बराबर होगी। AC की माप किसके बराबर होगी, PR की बराबर होगी। तब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। तो यहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के बेस पे। तो PQR के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों के साइड के बेस पे भी होता है, एंगल के बेस पे भी होता है। साइड के बेस पे भी बराबर होता है और एंगल के बेस पे भी बराबर होता है। तो जैसे कि एंगल के बेस पे हम लोग देखते हैं तो एंगल A इक्वल टू एंगल P के माध्यम से होता है और एंगल B इक्वल टू एंगल Q के माध्यम से होता है, एंगल C इक्वल टू एंगल R के माध्यम से होता है। ये तीनों के माध्यम से आप लोगों का इक्वल बराबर होता है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम लोग साइड के बेस पे देखें तो यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू PQ हो गया और दूसरा BC इक्वल टू QR हो गया और तीसरा हम लोग जब इसको देखें तो ये AC इक्वल टू क्या हो गया, PR हो गया। क्लियर। अगर शीर्ष की दृष्टि से देखते हैं तो A का जो वैल्यू होता है वह P के बराबर होता है, B का जो वैल्यू होता है वह Q के बराबर होता है और C का जो वैल्यू होता है वह R के बराबर होता है। इस तरीके से ये सर्वांग समता के बेस पे बराबर होते हैं। तो सर्वांग समता नियम के आधार पर रेखाखंडों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है, ज्यामिति में समरूपता के आधार पर इसकी सर्वांग समता के बेस पे होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये भुजा के आधार पर आधारित है। ठीक है, तो इसके जो सर्वांग समता के नियम है उस सर्वांग समता के नियम को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके पश्चात इसका प्रमेय के बेस पे हम इस चीज़ को देखते जाएंगे। तो चूंकि आप लोगों का जो वृत्त से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें आप लोग त्रिभुज के बारे में जितना पढ़ते हैं उतना ही चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों को कम्बिनेशन करके यहाँ पर वृत्त का जो चैप्टर बनता है वो वृत्त से रिलेटेड होता है, जो कि उसकी स्पर्श रेखा और उसके अटैचमेंट के बेस पे ये होती है। क्लियर। तो पहला जो आपका आता है वो भुजा कोण के भुजा सर्वांग समता के बेस पे आता है। जो पहला नियम आता है वो भुजा सर्वांग समता नियम के आधार पे आता है। भुजा सर्वांग समता नियम के आधार पे आता है। ये पहला जो नियम आता है वो भुजा सर्वांग समता प्रमेय के आधार पे आता है। ये ठीक है, इस प्रमेय के आधार पे ही आता है। भुजा सर्वांग समता प्रमेय के आधार पे आता है। तो जब इस प्रमेय के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस प्रमेय के आधार पर ये किस प्रकार से होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे कि कोई त्रिभुज के बेस पे होता है कि माना कि एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, माना कि एक्स वाई और जेड एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जो एक अन्य त्रिभुज
त्रिभुज एल एम एन के भुजाओं के बराबर है, भुजाओं के बराबर है। माना कि जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स है, ये वाई है, ये आपका जेड है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये आपका एल है, तो ये आपका एम है, तो ये आपका एन है। ठीक है, ये आपका एक्स है भाई, ये आपका एक्स है, तो ये आपका वाई है, तो ये आपका जेड है, और ये आपका एल है, तो ये एम है, ये आपका क्या है, एम है। तो यहाँ से हम लोग ये मानते हैं भाई कि ये जो एक्स और वाई है वह एल एम के तुल्य है, और वाई और जो जेड है वह एम एन के तुल्य है, और जो एक्स और जेड है वह एल एन के तुल्य होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि एक्स और वाई बराबर यहाँ पर एल एम होता है, समीकरण नंबर 1। दूसरा वाई जेड इक्वल टू क्या होता है, एम और एन होता है, ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2। और तीसरा होता है एक्स और जेड इक्वल टू होता है आपका एल और एन होता है, ये आप लोगों का समीकरण नंबर 3 होता है। तो यहाँ से हम लोग ये मान सकते हैं कि ये भी आप लोगों का भुजा, ये भी आप लोगों का भुजा, और ये भी आप लोगों का भुजा होता है भाई। तीनों भुजा के बेस पे है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान सकते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम है त्रिभुज एल एम एन की सर्वांग समता प्रमेय से। तो भुजा और भुजा सर्वांग समता प्रमेय से है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों साइड के बेस पे बराबर हैं, आपके भुजा की माप इसके इक्वल के बेस पे है। क्लियर। यहाँ पर एक्स वाई आपका एल एम के तुल्य है, और वाई जेड आपका एम एन के तुल्य है, एक्स जेड आपका एल एन का तुल्य है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइड के बेस पे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से एंगल की दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं, तो एंगल की दृष्टि से भी होता है और भुजा की दृष्टि से भी होता है। तो यहाँ से हम लोग ये फाइनली बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर किसी त्रिभुज के एक साइड की माप दूसरे त्रिभुज के एक साइड की माप, और दूसरे त्रिभुज का दूसरे साइड की माप पहले त्रिभुज की दूसरे साइड की माप और तीसरे साइड की माप के तुल्य हो, मतलब दोनों आपस में बराबर हो, तो वह सर्वांग समता भुजा सर्वांग समता के बेस पे कहलाती है। तो किसी अन्य त्रिभुज की जब तुलना हम लोग किसी दूसरे त्रिभुज के साथ करते हैं तो उसकी माप भी उसके इक्वल होती है, तो वह सर्वांग समता प्रमेय पर आधारित होती है। अगर भुजा की माप बराबर है तो भुजा के बेस पे होगा। अगर दो भुजा और एक कोण की माप के बराबर है तो भुजा कोण भुजा के बेस पे होगा। और अगर दो कोण एक भुजा के बेस पे है तो कोण भुजा होगा। लेकिन कोण सर्वांग समता नियम लागू नहीं होता है, तीनों में कोण लागू नहीं होता है, बल्कि एक होता है समकोण कर्ण भुजा नियम। अगर उसका समकोण होता है और कर्ण उसके बराबर होता है और वो भुजा बराबर होता है तो उसको हम लोग समकोण कर्ण भुजा नियम के आधार पर जानते हैं। तो पहला जो भुजा के आधार पर होता है, और दूसरा आप लोगों का भुजा कोण भुजा के बेस पे आधार पर होता है, कोण भुजा के आधार पर होता है, और समकोण कर्ण भुजा के आधार पर होता है। तो ये सारे सर्वांग समता के प्रमेय को हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग इसको डील करने वाले हैं। तो ये आप लोगों का बेसिकली जो आप लोगों का एंगल ए से एंगल बी के बेस पे जाता है, एंगल बी से एंगल सी के बेस पे जाता है, एंगल ए से एंगल ए से पी के बेस पे, और बी से क्यू के बेस पे, सी से आर के बेस पे, जो ये 1 बाय 1 करके यहाँ पर ये बढ़ते जा रहा है। ये सर्वांग समता से ही आप लोगों के रिलेटेड के पार्ट्स पे ही आप लोगों के बनते जाता है। क्लियर। तो इस भुजा सर्वांग समता प्रमेय को हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग जो आप लोगों के सर्वांग समता जो चैप्टर था उसी के अकॉर्डिंग में ये सारे नियम लागू होते हैं, और वहीं से अप्लाई होकर के आप लोगों के वृत्त चैप्टर में लागू होगा भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का तो पहला ये हो गया, जिसमें से भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लिए हैं। अब आगे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती है भाई। पहला चीज़ें यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर अगर एक भुजा आ जाता है और एक कोण आ जाता है, एक और भुजा आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजा, किसी एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण किसी एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो,
एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा सर्वांग समता प्रमेय कहलाता है। सर्वांग समता प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो किसी एक त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय कहलाता है। इस प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के शेष दो संलग्न भुजाओं के बराबर एवं पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर होती है। दूसरे कोण के बराबर होती है। तो इस सर्वांग समता में दो भुजा व एक कोण एक दूसरे से संलग्न अनुपात में रहते हैं। संलग्न अनुपात में रहते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम के बेस से मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेते हैं यहाँ 30 डिग्री के बेस पे है। यहाँ पर भी ये ए है, ये सी है, ये बी है। मान लेते हैं ये आप लोगों का 30 डिग्री के बेस पे है। क्लियर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू यहाँ पर एक और ए बी है, दूसरा बी सी इक्वल टू यहाँ पर एक और बी सी के बेस पे है, और तीसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी के माध्यम से है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट, ये आप लोगों का सेकेंड, ये आप लोगों का थर्ड, ये आप लोगों का भुजा, ये आप लोगों का भुजा, ये आप लोगों का कोण। तो भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से आप लोगों के क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से रिलेटेड हो जाएगा, जिसमें आप लोगों के जो पहले त्रिभुज का जो दो भुजा है वह एक कोण है, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा वह एक कोण से क्या होते हैं, संलग्न अनुपात में बटे होते हैं, संलग्न अनुपात के तुल्य होते हैं। तो ये आप लोगों के दूसरा भुजा कोण भुजा नियम के सर्वांग समता नियम के आधार पर आएगा। जैसे कि पहला आप लोगों का भुजा सर्वांग समता प्रमेय से रिलेटेड था, जिसमें से किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है, मतलब उसके संलग्न होती है। तो उसको हम लोग भुजा सर्वांग समता प्रमेय पर देखते हैं, और दूसरा को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के आधार पर देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ज्यामिति में समरूपता होता है, ज्यामिति में सर्वांग समता जो होता है, त्रिभुजों में जो सर्वांग समता होता है, रेखाखंडों की सर्वांग समता होता है, और चतुर्भुजों में जो सर्वांग समता होता है वो इसी के बेसिस पे होता है आप लोगों का। तो पहला भुजा सर्वांग समता प्रमेय के आधार पर देख लिए, दूसरा हम लोग भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के आधार पर देख लिए, और यहाँ पर हम लोग माना कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय कहलाता है। इस प्रमेय के
के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की शेष दो संलग्न भुजाओं के बराबर एवं पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर होती है। इस सर्वांग प्रमेय में दो भुजा व एक कोण एक दूसरे से संलग्न अनुपात में रहते हैं। तो यह ए बी के बेस पे हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी के बेस पे, बी सी इक्वल टू बी सी के बेस पे, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी के बेस हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी प्रकार का दूसरा त्रिभुज भी ले सकते हो ए बी सी के माध्यम से। वहाँ पर आप पी की मान भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते हो, एल एम एन ले सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, कोई भी वर्णमाला से यहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो दूसरा आप लोगों का ये जो हो जाएगा, जो कि पहला हम लोग देखे हैं भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से, दूसरा हम लोग देख लिए भुजा कोण भुजा के रूप से। एक और होता है आप लोगों का कोण कोण भुजा के बेस पे होता है। एक और आपका क्या होता है भाई, कोण 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 भुजा सर्वांग समता के बेस पे होता है। एक और होता है आप लोगों का कोण कोण, ठीक है। तीसरा जो होता है कोण कोण भुजा होता है, ये कोण कोण भुजा सर्वांग समता होता है। ये आपका कोण कोण भुजा सर्वांग समता होता है भाई। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, कोण कोण भुजा सर्वांग समता के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये किस बेसिस पे काम करता है, इस चीज़ को देखते हैं। किसी त्रिभुज की दो कोण व एक भुजा, दो कोण व एक भुजा, ठीक है। किसी त्रिभुज की दो कोण व एक भुजा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी त्रिभुज की दो कोण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण व एक भुजा के बराबर होती है, तो वह कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। इस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की दो कोण या तो वह न्यून कोण हो सकता है, या फिर वह अधिक कोण हो सकता है, या फिर समकोण। दूसरे त्रिभुज के न्यून कोण, या फिर समकोण या फिर अधिक कोण के बेस पे बराबर हो सकता है, या फिर अधिक कोण के बराबर हो सकता है, तथा इसमें एक भुजा भी संलग्न होती, तथा इसमें एक भुजा भी संलग्न होती है, तो यह कोण भुजा सर्वांग समता के प्रमेय के आधार पे आता है। यह कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय कहलाता है। इस प्रमेय के नियम के अनुसार त्रिभुज से संबंधित भुजाओं का अनुपात व कोणों का अनुपात,
भुजाओं का जो अनुपात होता है, इसमें भुजाओं का जो अनुपात होता है तथा कोणों का जो अनुपात होता है तथा कोणों का अनुपात एक दूसरे के तुल्य होते हैं, एक दूसरे के तुल्य होते हैं तथा कोण समरूपता के आधार पे कोण समरूपता तथा भुजा के समरूपता दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो कि चित्रानुसार है। तो इसको हम लोग चित्रानुसार यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर चित्रानुसार देखेंगे तो यहाँ पर ये आप लोगों के एंगल के बेस हो जाएगा। ये दो एंगल के बेस में मान लेते हैं कि ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, मान लेते हैं। ये आप लोगों को 110 डिग्री के बेस पे है। उसी प्रकार ये आप लोगों का L है, ये M है, ये N है, ये आप लोगों का 30 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री, ये आपका 110 डिग्री के बेस पे है। दो एंगल के बेस पे है, ये आप लोगों का साइड के बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कोण और एक भुजा बराबर है। पहला कोण P कोण L के बराबर है, कोण Q कोण N के बराबर है और QR बराबर MN है। तब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि यह कोण भुजा के बेस में क्या है, सर्वांग समता है। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह कोण और भुजा के बेस पे क्या है, सर्वांग समता है। तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के किस बेस पे, तो यहाँ पर कोण भुजा के बेस पे, कोण भुजा के बेस पे ये हो जाएगा। चौथा इसका नियम आता है, वो होता है आप लोगों का समकोण कर्ण भुजा नियम। चौथा जो आता है वो क्या होता है, आप लोगों का समकोण कर्ण भुजा नियम। तो चलिए उस नियम को देखते हैं हम लोग, समकोण कर्ण भुजा नियम को देखते हैं। अगला जो चौथा हमारा कंटेंट होता है वो होता है समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम ये होता है हमारा समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा ये होता है समकोण कर्ण भुजा नियम। यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा नियम के आधार पे देखते हैं कि किसी त्रिभुज की जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक है, ये आप लोग समकोण के बेस पे है। एक और इस तरीके से है, ये भी आपको समकोण के बेस पे, ये ABC, ये PQR यहाँ पर। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग AC बराबर AC के बराबर मान लेते हैं हम लोग ना, यहाँ से एक बीच में हम लोग मान लेते हैं AC के बेस पे मान लेते हैं। एक और यहाँ पर है अटैचमेंट के बेस पे है, यहाँ पर इस चीज़ को मान लेते हैं, देखिए इस बेसिस पे है, ठीक है, R के बेस पे। AC इक्वल टू आपका AR पहला, और दूसरा AB इक्वल टू AB हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा, एंगल B के बेस पे, समकोण के बेस पे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समकोण कर्ण भुजा के आधार पे आता है। समकोण एक रहता है, एक कर्ण रहता है, एक भुजा रहता है। तो ये आप लोगों के समकोण कर्ण भुजा के आधार के नियम के अंतर्गत आता है। तो इतने में जो सर्वांग समता के नियम पे आधारित हम लोग पढ़े हैं, इसमें समकोण कर्ण भुजा नियम आ गया। समकोण कर्ण भुजा नियम के आधार पे आप लोगों के पास क्या आ गया, समकोण कर्ण भुजा नियम, भुजा नियम, भुजा सर्वांग समता, प्रमेय के नियम भी आ गया। तो इस प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, ठीक है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो इसमें से एक समकोण कर्ण भुजा नियम के आधार पे होता है, वह किसके अकॉर्डिंग होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहुँचते हैं इस प्रमेय के आधार पे, ठीक। तो चलिए
पहला होता है हमारे पास किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो इस प्रमेय को हमको सिद्ध करना है भाई। तो प्रमेय में क्या बोल रहा है भाई, इस चीज़ को हमको यहाँ से देखना है भाई। देखिए प्रमेय में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्रमेय में ये बोला जा रहा है, देखिए किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो चलिए यहाँ पर हमको रचना करना है। तो चलिए रचना कर लेते हैं भाई हम लोग यहाँ से। रचना, हाँ, एक वृत्त जिसका केंद्र P है, एक वृत्त जिसका केंद्र एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दो बराबर जीवाएं P Q व RS है। तब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। देखिए तब यहाँ से हमको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। तब हमको यहाँ से क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए तब यहाँ से हमको सिद्ध करना है कि POQ, ठीक है, एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से उपपत्ति करते हैं हम लोग। क्लियर। तो चलिए प्रमेय के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है क्या, तो इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक देखिए वृत्त के माध्यम से माने जिसका केंद्र O है, ठीक। तो चलिए हमारे पास दिया है पहला ना कि PQ इक्वल टू RS, ठीक है। ये इनकी दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। पहला समीकरण एक। दूसरा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OP इक्वल टू RP। OP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OR, समान त्रिज्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और PQ इक्वल टू RS ये दिया गया पहला भुजा, दूसरा दोनों ये समान त्रिज्या हो गया। और तीसरा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, ये PQ के बेस पे हो गया आप लोगों का RS हो गया, ROP इक्वल टू OR हो गया, और एंगल O दोनों में आ रहा है। यहाँ पर OPQ के बेस पे आ रहा है, ORS के बेस पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OPQ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर OPQ इक्वल टू ORS, मतलब सम्मुख कोण, आमने सामने की है ना, सम्मुख कोण है, ये आप लोगों का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए त्रिभुज POQ सर्वांग समबाहु त्रिभुज ROS के किस बेस पे, भुजा कोण भुजा के बेस पे। देखिए दो भुजा है, भुजा कोण भुजा के बेस पे, इसलिए यहाँ पर एंगल POQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ROS, और यही हमको क्या करना था, यहाँ से सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को मान सकते हो पहला कि चूँकि यहाँ पर दिया ही गया है कि PQ इक्वल टू RS के बेसिस पे दिया गया है ना, PQ इक्वल टू RS के बेसिस पे दिया गया भुजा के बेस पे, तो OP इक्वल टू OR समान त्रिज्या के बेस पे दिया गया है, OPQ इक्वल टू ORS सम्मुख कोण के बेस पे दिया गया है, और चूंकि त्रिभुज POQ सर्वांग समय त्रिभुज ROS के बेस पे, तो भुजा कोण भुजा के दृष्टि से दिया गया है, इसलिए एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को दिया गया है। तो पहला प्रमेय के आधार पर यह दिया गया है कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है क्या, अगर जीवाएं बराबर है तो वह बराबर कोण ही अंतरित करेगा। इसका विलोम भी एक है
कि अगर ये बराबर कोणांतरित करती है तो क्या जीवाएं बराबर होती है, तब की स्थिति में है। तो यहाँ पर हमको सीधे क्या करना था कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ एस। तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा इस तरीके से डायग्राम बनाना है पेंसिल के बेस पे। उसके बाद आपको जो भी दिया गया है उसको बेसिकली लिख दीजिए, बाकी को आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि ओ पी और ओ आर समान त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र से खींचा गया है। ओ केंद्र है आपका ओ से पी तक, तो ओ से आर के बीच ये समान दूरी पर है, आपकी समान त्रिज्या है। ये सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोला जाता है। मतलब पी ओ क्यू भी लिख सकते हो और एस ओ आर भी लिख सकते हो या आर ओ एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आमने सामने के कोण है। यहाँ पर आप लोगों को प्रदर्शित भी करके बताया गया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हम लोग आमने सामने कोण इसको बोलते हैं, ये सम्मुख कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से जानते हैं, जिसमें आप लोगों को एकांतर कोण के माध्यम से और संगत कोण के माध्यम से बताया गया था। दोनों के बेसिस से बताया गया था ना, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, दोनों के बेस से आप लोगों को बताया गया था। तो प्रमेय के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि किसी वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो क्या ये इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो वृत्त की अगर दो बराबर जीवाएं केंद्र बराबर कोण अंतरित कर सकती है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे हो गया, जिसमें भुजा और समान त्रिज्या और सम्मुख कोण तीनों इसके बेस पे अटैचमेंट है, जिसमें भुजा और कोण और भुजा तीनों इसके बेस पे क्या होते हैं, अटैचमेंट की दृष्टि से होता है। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट प्रमेय के बेस पे था, जिसके अंतराल में हम लोगों ने ये देखा कि किसी वृत्त के बराबर जो है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, ठीक है। प्रमेय फर्स्ट के बेस पे। इसका एक विलोम भी है, इसमें विलोम में ये दिया गया है कि अगर ये बराबर कोण अंतरित करती है तो इसकी जीवाएं क्या बराबर होती है। इसका नेक्स्ट प्रमेय के बेस पे भी इसमें दिया गया, तो इसको आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप लोग इधर से लिखते जाइएगा, लास्ट में आप लोगों को पी क्यू इक्वल टू आर एस सिद्ध करना रहेगा, जिसमें कि बराबर होता है या नहीं ये चीज़ सिद्ध करना रहेगा। जबकि प्रमेय फर्स्ट के बेसिस पे जो रहेगा वो आप लोगों को किसी जीवाएं के माध्यम से रहेगा, या फिर क्या होता है कि परिधि से रिलेटेड होता है, या फिर आप लोग क्षेत्रफल या फिर आप लोग व्यास से ये रिलेटेड होता है। तो प्रमेय फर्स्ट के बेस पे है, तो ये प्रमेय आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रमेय के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को आपको देखना है, इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। क्लियर। तो ये किसी वृत्त से रिलेटेड है, तो वृत्त से रिलेटेड जितने भी आप लोगों की चीज़ है उसको आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोगों को क्या करना है, देखते जाना है 1 बाय 1 करके। क्लियर। तो चलिए इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।